एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ प्लेटफॉर्म का ये सेट है जीएस क्वेश्चन 41 से 120 तक का। तो आइए इसमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है इस सेट में, तो इसको ज़रूर देख करके जाइए। क्वेश्चन 41 है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों को सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था इनमें। क्वेश्चन नंबर 41 सी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में डुप्ले ने किया था। सहायक संधि का सर्वप्रथम भारत में डुप्ले के द्वारा किया गया, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के इस पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद थे, तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आता है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया गया। आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। सुपर कमांडर थे, याद रखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े। देखिए क्वेश्चन में प्रथम कहा जा रहा है, तो प्रथम भारतीय जो चुनाव लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, ये हो जाएंगे वेवेंस चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएंगे? वेवेंस चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी भी लड़े थे, लेकिन ये प्रथम नहीं थे। ये प्रथम तो थे, चुनाव तो लड़े थे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, लेकिन इनको जीत नहीं मिली थी, इनको सफलता नहीं मिली थी। और सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए दादा भाई नौरोजी, चुनाव लड़े थे और ये जीत भी गए थे। इसलिए ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब चुने गए? 1892 ईस्वी में, याद रखिए। और इन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह का शुरुआत हुआ। तो ये किया गया मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे के द्वारा। दरअसल 1856 के अंत में इनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसके प्रयोग करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया, 29 मार्च 1857 को। और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। और इसी दौरान मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन पर अटैक कर दिया, और इस कारण से इन्हें जो है फांसी की सज़ा दी गई। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही से संबंधित थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही से संबंधित थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन थे। तो भारत में मुगल शासक थे अकबर। अकबर का जो कार्यकाल है मुगल वंश में, ये 1556 से लेकर के 1605 है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसलिए इसका आंसर अकबर हो जाएगा। परंतु बोलेगा कि प्रथम अंग्रेज जो हॉकिंस थे, किसके दरबार में आए थे? विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में। हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, जाबदी पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। जाबदी पहाड़ी तमिलनाडु में है, और ये पूर्वी घाट से संबंधित पहाड़ी है। दो घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी। जो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी है, इसका मिलान बिंदु नीलगिरी पर्वत है, याद रखिए। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून की जो सामान्य दिशा है वो होती है दक्षिण पश्चिम, और इसलिए इसको कहा गया है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा लगभग 75% दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, और इसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून जो रहता है वो शीतकालीन मानसून होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम किस तट से आता है? तो केरल के तट से आता है। सर्वप्रथम केरल के तट से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो सतलज नदी निकलती है तिब्बत में एक पठार है, और तिब्बत की पठार के बगल में एक झील है, उसका नाम है राकसताल झील। नाम क्या है? राकसताल झील। राकसताल झील से सतलज नदी का उद्भव होता है, और सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, भारत में 1050 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। सतलज नदी जो है, ये सतलज नदी यह एक सहायक नदी है। सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की। सतलज नदी सहायक नदी है चिनाब नदी की। और इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है जो बार बार एग्जाम में पूछता है, वो है भाखरा नागल बांध परियोजना। भाखरा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? तो पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र है। मंगल और शुक्र के बीच में पृथ्वी स्थित है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यही अगर रहता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह कुछ पिंड है, आकाशीय पिंड, जिसको क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोनॉइड्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्वेश्चन 50 है, आबू पहाड़ी का गुरु शिखर, माउंट आबू पहाड़ी है, इसका गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अरावली। भारत में सबसे पुरानी पहाड़ी पूछेगा तो अरावली है, और आबू पहाड़ी का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, याद रखिए, 1722 मीटर है। गुरु शिखर की पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदी बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 51, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर 2 स्थान है भारत को जो शामिल किया गया है, एक लद्दाख है और दूसरा है मयूरभंज। मयूरभंज आपको उड़ीसा राज्य में पड़ेगा, तो इनमें एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक मतलब जो खरीदता है, निर्यातक मतलब जो बेचता है, शीर्ष आयातक देश कौन सा रहा? तो शीर्षतम में भारत रहा। भारत का पहला स्थान रहा है 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, भारत के अलावा और कौन कौन से शीर्ष देश रहे? तो दूसरा स्थान पर सऊदी अरब है और तीसरा स्थान पर कतर है। और सर्वाधिक निर्यातक पूछता कि कौन सा देश है जो हथियार को निर्यात कर रहा है पूरे दुनिया में, तब आंसर अमेरिका देते। भारत सबसे ज़्यादा किस देश से हथियार को आयात कर रहा है, ये पूछेगा। भारत के लिए आयातक सर्वाधिक देश कौन सा है? तो वह हो जाएगा रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन है, किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर बी है, राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक। अगर अध्यक्ष पूछता पीआईबी यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अध्यक्ष पूछता तब आंसर देते अभिक सरकार, अध्यक्ष पूछता तब अभिक सरकार देते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? महानिदेशक, इसलिए राजेश मल्होत्रा हो जाएगा। और पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सरकार के द्वारा सूचनाएं हैं सभी प्रेषित करती है। तो पीआईबी की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1919 में। पीआईबी की स्थापना कब की गई? 1919 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2022 सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। किसको सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को। इनकी एक ये है तमिल लेखक हैं। इनका एक संस्मरण है, ये है सूर्यवंशम। संस्मरण का नाम याद रखिए, क्या है? सूर्यवंशम। और इसी के लिए इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया। और सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? कौन है नए? तो ये है 16वें नंबर के आर.के. वेंकटरमनी को बनाया गया भारत के नए महान्यायवादी। इससे संबंधित एक अनुच्छेद पूछेगा, याद रखिए 76 में महान्यायवादी का वर्णन मिलेगा। भारत सरकार का महान विधिवेत्ता होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं महान्यायवादी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 56, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई? ये असम है। असम में स्थापित किया गया है जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन। असम में किसके बीच स्थापित किया गया है? तो ये है जोरहाट और माजुली के बीच। जोरहाट और माजुली के बीच स्थापित किया गया है ये पाइपलाइन ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है?
ये है बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 61.8%। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कम कितनी है बिहार की साक्षरता दर? 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 65.3%, सबसे कम में। और तीसरा सबसे कम राज्य है राजस्थान, जिसमें 66.6% है, सबसे कम साक्षरता दर। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य पूछेगा तो केरल है 93.91%। उसके बाद लक्षद्वीप आता है 91.85%। और तीसरा सबसे साक्षर राज्य हो जाएगा मिजोरम 91.33%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 58, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। एल्डर मतलब होता है जो बुजुर्ग हैं, उसके संदर्भ में ये वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जून को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को क्या मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है पूरे दुनिया में। और जो 13 जून है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता, एल्बिनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है 13 जून को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम गाया गया? तो ये कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन था। राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारत के जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन है इसमें सबसे पहले गाया गया। और राष्ट्रगान का जो गायन अवधि होता है वो तो सबको याद होगा 52 सेकेंड होता है, लेकिन संक्षेप गायन अवधि कितना होता है? तो 20 सेकेंड का होता है। संक्षेप गायन अवधि 20 सेकेंड का होता है और पूरे गाने की संपूर्ण अवधि 22 सेकेंड होता है, याद रखिए। इसको राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। और जो कलकत्ता अधिवेशन 1911 हुआ था, जिस समय ये गीत गाया गया था, ये गान गाया गया, तो इस अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसकी अध्यक्षता की गई पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राष्ट्रगान को 1919 में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और राष्ट्रगान का जो बैंड धुन है, ज़्यादातर अब बैंड धुन ही बजता है, इसको श्रेय किसको दिया जाता है बनाने का बैंड? तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर, याद रखिए। जो राष्ट्रगान का धुन जो तैयार किया गया सर्वप्रथम कैप्टन राम सिंह ठाकुर, ये INA के सिपाही थे, कैप्टन राम सिंह ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, पुरातात्विक स्थल ये है सुतकोटडा या सुरकोटडा, कहीं कहीं सुतकोटडा लगता है, किस राज्य में है? तो सुतकोटडा और एक है लोथल, ये दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। और ये अगर राज्य पूछेगा कहाँ, तो ये गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में। ऑप्शन में गुजरात नहीं है, इसलिए ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सुतकोटडा और लोथल जो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, सिजदा प्रथा प्रचलन किसके द्वारा किया गया? किस दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान शासक के द्वारा किया गया? तो ये है गयास उद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा और पेबोस प्रथा शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पेबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू किया? बलबन के द्वारा। बलबन का अगर अवधि देखें दिल्ली सल्तनत 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में इन्होंने लौह और रक्त नीति भी बलबन के द्वारा अपनाया गया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा बलबन का एक सैन्य विभाग था जिसका नाम था दीवान ए अर्ज, इसी के द्वारा शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलबन के बारे में याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? भारत जब आज़ाद हुआ उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर भारतीय रहता तब सी राजगोपालाचारी होता, लेकिन सीधा यहाँ पे भारतीय नहीं है। भारतीय गवर्नर रहता तब सी राजगोपालाचारी नहीं है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? विलियम बेंटिक। और बंगाल के अधीन और उसके बाद जो है भारत का बना दिया गया 1833 के आसपास विलियम बेंटिक को। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे।
कैनिंग के समय में गवर्नर जनरल पद को हटा करके वायसराय कर दिया गया था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग नाम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 5 फरवरी 1922 को। यूपी में पड़ता है चौरी चौरा। वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है आग लगा दी लोगों के द्वारा, और ये असहयोग आंदोलन के दरमियान शुरू हुआ था, चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को त्याग कर दिया था, याद रखिए, जिसमें आग लगा दी गई थी थाना में, तो 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। एक थानेदार सहित 21 सिपाही की मृत्यु हुई, टोटल 22 की मृत्यु हुई थी। इसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को त्याग कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। सुप्रसिद्ध काव्य का नाम है मेघदूत। कहीं कह रहा था मेघदूतम भी लिखा हुआ, ये रचना है कालिदास का। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास का। गोदान रहता था मुंशी प्रेमचंद, गोदान रहता था मुंशी प्रेमचंद। हितोपदेश रहता था नारायण पंडित। और एक और पुस्तक बहुत ही फेमस है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया है, वह है पंचतंत्र। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पंचतंत्र के रचयिता कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, नीचे लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है, किस वेद से? तो ये अथर्ववेद, ये मुंडको उपनिषद संबंधित है अथर्ववेद से। और मुंडको उपनिषद में भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिए। अथर्ववेद एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद अथर्ववेद ही होता है। 66 सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? तो 1784 में की। और किस गवर्नर के समय में किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के समय में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 से 1784 वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल माना जाता है। और इसी बीच 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया जाता है जेम्स हिकी के द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, पहला स्थान है राजस्थान पहला, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिए। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा है, जिसका क्षेत्रफल मात्र है 3,702। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछता तब मध्य प्रदेश, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और चौथा है उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या में पहला है। बिहार का स्थान कौन सा है? तो 12वां। बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 68 जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा NH कौन सा है? अब ये NH हो गया 44, NH 44 हो गया, जिसकी टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। पहले शायद NH 7 होता था, जिसकी लंबाई 2369 बताई जाती थी, अब हो गया NH 44। और ये जो NH है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी NH है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69 दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये जल पट्टी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। जैसे डोबर जल डमरू मध्य हो गया, बेरिंग जल डमरू मध्य हो गया, पाक जल डमरू मध्य हो गया, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। डोबर जल डमरू मध्य जो है उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, जहाँ ब्रिटेन और फ्रांस अलग होती है। और पाक जल डमरू मध्य जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो श्रीलंका के आसपास मिलेगा। 70 भूकंप की तीव्रता मापने वाले को क्या कहा जाता है? कौन सा स्केल होता है? वह स्केल होता है रिक्टर स्केल, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा स्केल होता है? रिक्टर स्केल। इस रिक्टर स्केल को सबसे पहले चार्ल्स रिक्टर के द्वारा बनाया गया, अमेरिका के साइंटिस्ट थे चार्ल्स रिक्टर, और 1935 में, इसलिए सीधा नाम उसका रख दिया रिक्टर। 5 रिक्टर तक का अगर भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सहनीय भूकंप हो सकता है। लेकिन 6 या इससे अधिक रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाएगा तो वो काफ़ी ही असहनीय माना जाएगा और नुकसान होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। भूकंप के केंद्र के निकट जहाँ से शुरू भूकंप होती है, इसके आसपास 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, P, S एवं L। कितने प्रकार की तरंगें निकलती है? P, S एवं L तरंगें निकलती है। और 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगें पहुंच सकती है। यहाँ उत्पन्न हुआ लगभग 11,000 किलोमीटर P और S तरंगें पहुंच सकती है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूकंप से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कोयला है वह मुख्य रूप से पाया जाता है
दो जगह, पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से दो जगह पाया जाता है, एक आसनसोल में मिलेगा और दूसरा रानीगंज में भी मिलेगा। आसनसोल और रानीगंज दोनों ही पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्था में की गई है। पंचायती राज संस्था में अनुच्छेद 243 डी के तहत 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन 2009 में जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दिया गया, और इस 50% आरक्षण लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है, याद रखिए, जहां पर पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व है, आरक्षण है। इसके अलावा बिहार के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार के अलावा हिमाचल हो जाएगा, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी पंचायती राज में महिला आरक्षण को 50% बढ़ा के कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सभी कथन को ध्यान से पढ़िए। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ये सही है। बी है, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये गलत है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता धर्मनिरपेक्ष राज्य में। सी है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कौन सा गलत है? बी जो है गलत है, ठीक है, बी कथन धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में गलत है। और याद रखिए, भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। मूल रूप से नहीं था, लेकिन इसको 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करते हैं, कौन सा है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 74। सी इज राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये करते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कई बार एग्जाम पूछा हुआ, कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 + 7 में रखिए, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी परीक्षण रिट जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, इस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। याद रखिए, इससे संबंधित अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी हेतु। क्वेश्चन 76, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा देश के किस संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? ऐसा क्वेश्चन रहता है तो भाग 4 में किया गया, भाग 4 में किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको मिल जाएगा, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है के.टी. शाह का, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि क्षेत्र से है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है और द्वितीयक क्षेत्र उद्योग को कहा गया, और बाकी जो सेवा होता है उसको बोला गया तृतीयक। उद्योग और व्यापार को द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है। और भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है, तृतीयक क्षेत्र का, याद रखिएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 78, सी इज राइट आंसर है कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ ये होता है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मानचित्र में स्थान 1 पर किस पक्षी अभयारण्य को चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन ए गोगाविल पक्षी अभयारण्य को चिन्हित किया गया है। ये गोगाविल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो गोगाविल पक्षी अभयारण्य आपको मिलेगा बिहार के कटिहार में स्थित, ये कटिहार में स्थित पक्षी अभयारण्य है। बाकी ये विक्रमशिला पक्षी अभयारण्य आपको मिलेगा भागलपुर में। ये लिखा हुआ है नागी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य आपको मिलेगा जमुई में। और गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में। बरेला सलीम अली अभयारण्य ये मिलेगा आपको वैशाली में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में सिर्फ मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, चंपारण। कौन सा चंपारण? पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित समिति है? तो ये जाएगा ऑप्शन ए भानु प्रताप सिंह समिति कृषि से संबंधित समिति है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है यशपाल समिति। यशपाल समिति का संबंध शिक्षा में सुधार और अनुशासन से संबंधित है, यशपाल समिति।
क्वेश्चन नंबर 81, भारत में एनएसएसओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये काम करती है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एनएसएसओ। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहार में आए भूकंप सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप कौन से वर्ष का रहा? तो ये 1934 का रहा। 1934 15 जनवरी 1934 को भयंकर भूकंप आया था जिसका एपिसेंटर पूर्वी नेपाल था और रिक्टर स्केल पर इसको मापा गया था 8। रिक्टर स्केल पर 8 मापा गया था। कहीं कहीं कुछ स्रोत में 8.3 भी दिया गया है और आप जानते हैं 6 से ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होता है और इसमें जो है कहा जाता है 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे उस समय 1934 में भयंकर भूकंप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 83, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। देखिए क्वेश्चन में भारतीय महिला लिखा हुआ है ना, तो भारतीय महिला ये हो एनी बेसेंट तो होगा नहीं, भारतीय महिला के संदर्भ में वो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पहली भारतीय महिला बनी थी 1925 में, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। और पहले महिला अगर पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम महिला पूछता कौन से बने थे, तब आप उसमें एनी बेसेंट दे सकते थे। ठीक है, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें एनी बेसेंट बनी और सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या अनुसार राज्य का सही क्रम इनमें से क्या है, ये पूछा जा रहा है। बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र का है, बिहार का स्थान तीसरा है, फिर पश्चिम बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। 84 का बी हो जाएगा। 85 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता है पिडमारी वेंकट सुब्बाराव। पिडमारी वेंकट सुब्बाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित है? तो लोकसभा के लिए 40 है। लोकसभा के लिए कितना है? 40 है। और राज्यसभा के लिए पूछता तब आंसर 16 देते। राज्यसभा के लिए पूछता तब आंसर 16 देते। और विधानसभा में कितना है? 243। विधानसभा में कितना है? 243 है। और विधान परिषद में कितना है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक और क्वेश्चन इस रिलेटेड आपको बता दें, 40 सीट में से जो 6 सीटें हैं वो रिजर्व है एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। 40 लोकसभा में 6 लोकसभा सीट रिजर्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। 87, जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला इनमें से कौन सा है? तो पूर्णिया। पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है बिहार में। इसके अलावा देश में पूछेगा कि जूट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का है। पूर्णिया के अलावा दरभंगा, सहरसा और कटिहार में भी जूट का उत्पादन होता है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। गर्म पूछे या ठंड पूछे, दोनों ही नाम गया ही हो जाता है। गर्मी के समय में औसतन तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। और बिहार में अगर पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो किशनगंज है। और ये सबसे पूर्वी जिला भी है बिहार का। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सबसे कम वर्षा बिहार के किस जिले में होता है? तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक साक्षर जिला पूछेगा तो रोहतास है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो राज्य के किस जिले में है? तो पटना में है। निम्न में से कौन सी नदी दादर और नागर हवेली से होकर बहती है? तो ये दमन गंगा जो है दादरा और नागर हवेली से होकर के बहती है। दादर, नागर हवेली और दमन और दीव, दादर नागर हवेली और दमन और दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, एक साथ कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसकी संयुक्त राजधानी दमन है। जिसकी संयुक्त राजधानी कहाँ है? दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, छलिया नृत्य इनमें से किस राज्य में संबंधित है? जो छलिया लोक नृत्य है यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। इसमें नहीं है, इसलिए ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण करने वाले अंग रहित होते हैं? इनमें से कौन? सीज राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज जो है रहित होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 92 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुविक अणु नहीं है? इनमें से कौन सा एक विषम परमाणुविक अणु नहीं है, यानी समपरमाणुविक? तो ये है, इसमें सिर्फ फास्फोरस ही यानी पी, इसलिए एक समपरमाणुविक है। समपरमाणुविक तो विषम नहीं है। 93, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? एक वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा है किसके साथ इनमें से वृद्धि होती है, ये पूछा जा रहा है। 93 का सी इज राइट आंसर। ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने से क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो होता है एम जी और एच। एम जी और एच। एम हो गया द्रव्यमान,
एम हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें नहीं था। जी होगा गुरुत्वीय त्वरण जो फिक्स होता है 9.8, और एच का मान बढ़ेगा तो इसका बढ़ जाएगा, एम का भी मान बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ध्वनि प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो ध्वनि प्रसार ठोस में अधिकतम होती है। 94 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक दिया हुआ इसका नाम क्या है? तो इस यौगिक का जो नाम हो जाएगा एथेन हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। देखिए C और C2 है, H3 और 3 है, तो एथेन हो जाएगा। पहले मेथेन, उसके बाद क्या होता है? एथेन होता है, जो एल्केन समूह का है। 96, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन में यह निर्धारित में करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इनमें से कौन हमें मदद करती है? 96 का डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, रंग बदलेगा तो भी, अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी, और गैस में उत्सर्जन होगा तो भी, इससे निर्धारित हो जाएगा। 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए असत्य है? इनमें से कौन सा कथन क्षार के लिए असत्य है? ये स्वाद में खट्टा होता है, ये असत्य है। बाकी कड़वा होता है, सही है। छूने के लिए साबुन, ये भी सही है। जो खट्टा होगा वो क्षार नहीं होगा, वो क्या होगा? अम्ल होगा, एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री प्राणी है? 98, सी हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। 98 का सी। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? कौन सी अवस्था में? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ये विशेष पदार्थ विशेष रंग के साथ चमकती है, जो प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य है, वस्तु किस प्रकार से गिरती है? वायु नगण्य यानी वहां पर निर्वात है, तो यह जो है एक समान त्वरण से गिरेगी। 101, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? देखिए ध्वनि की विशेषता गुणता है, और स्वरमान भी है, और प्रबलता भी है। ध्वनि की जो विशेषता है गुणता, स्वरमान, प्रबलता, तीव्रता, ये सभी कह रहा है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का ई इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 देख लीजिए, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, इस बल को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोष का हिस्सा नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से नहीं है, तो अंडप नहीं है, पराग कोष का हिस्सा अंडप नहीं है। ये जो होता है ना अंडप, ये पराग कोष का नहीं, बल्कि जो स्त्री केसर होती है बीच में, उसका एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो यह दोनों होता है मूत्र मार्ग के द्वारा। 104 का बी हो जाएगा। एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों का सही क्रमिक रूप से इनमें से क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले रिड्यूस होगा, फिर रीयूज होगा, और फिर रिसाइकलिंग होगा। रिड्यूस मैंने कम करना, रीयूज मैंने फिर से उपयोग करना, और रिसाइकल फिर से उसको बनाना। क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है, और इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, और यह विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिए। इनमें से आहार संतुलित न होने के कारण कौन सा रोग होता है? यह होता है हीनता जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? इनमें से कौन से पेट्रोलियम मोम है? सी राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन मोम, यह पेट्रोलियम मोम है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 110, तो डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, NaCl की मात्रा कमी हो जाती है, इसी को बोला गया है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा देती है? क्वेश्चन नंबर 111, तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लंबी दूरी के बेतार संचारण के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी है? इसका राइट आंसर सी है, रेडियो तरंगी है लंबी दूरी के लिए। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तब उसका रंग कैसा होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका रंग बैंगनी होगा। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़िए। ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, ये सही है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो 114 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीबा कूटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सही है। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलते हैं, ये भी सही है। तो ए आंसर हो जाएगा, इनमें दोनों कथन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 116,
कथन लिखा है, बादलों में मौजूद कण सूर्य के आने वाली श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। सही है। श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 400 मीटर की दौड़ भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इनमें से कौन सा विकल्प सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने से शरीर में ऐंठन होता है। क्वेश्चन है, कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियाँ ये सभी इनमें से किसके विभिन्न तरीके हैं? जल भंडारण सही है। फसल सुधार के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, एक से अधिक, डी राइट आंसर। इंजन में स्नेह का कार्य क्या है? केवल हिस्सों को ठंडा करना, ये भी सही है। केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई से न्यूनतम करना, ये भी सही है। केवल इंजन से गंदगी को धोना, ये भी सही है। 119 का डी, जो एक से अधिक कार्य होता है स्नेहन का। क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है, मूल, तना ये सभी होता है, लेकिन पुष्प का अभाव होता है और यह सबसे पुराने संवहन तंत्र का स्वरूप है। इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल जीएस क्वेश्चन को देख लिया है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।